हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को देखेंगे और आखिरी में हम इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और इसी तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स क्या होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करें कि एक हेलोजन से ज्यादा कंटेन करे हेलोजन्स को। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं तो जैसे आपको ये दिख रहा है CCl3, मतलब कि इसमें आप देखिए कितने हेलोजन है, 3 हेलोजन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक हेलोजन से ज्यादा इसमें है, तो 3 हेलोजन है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में स्टडी करेंगे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन यानी DDT के बारे में, ठीक है। दूसरे नंबर पे ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म CHCl3। उसके बाद तीसरे नंबर पे ट्राईआइडोमीथेन यानी आइडोफॉर्म। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, फेरोन और डाइक्लोरोमीथेन यानी मिथिलीन क्लोराइड। तो इन 6 पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसके यूजेस देखेंगे। तो हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं हमारा CCl3CHO यानी कि क्लोरल बोलते हैं इसको, ठीक है। उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ, ठीक है। ये देखिए हम उसकी रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ। और किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये देखिए DDT का आप स्ट्रक्चर भी देख लीजिए किस तरीके से बनता है। ये देखिए इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें नाम कैसे होगा देखिए आप, ये क्या है हमारा 2 क्लोरो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए 2 क्लोरो यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल। यहाँ पर मैंने CH3CH लिखा है लेकिन वहां पे CHO भी होगा, ठीक है। ट्राइक्लोरो इथेन, इथेन क्यों बोला, क्योंकि ये देखिए 1 2 कार्बन है इसमें, इसलिए इसको हमने इथेन बोला। इसका नाम ये लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसका मैं थ्योरी बताऊं तो थ्योरी किस तरीके से होगा, व्हेन क्लोरल या फिर हम क्या बोले CCl3CHO, ठीक है, रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल of chlorobenzene in the presence of concentrated H2SO4, then it gives DDT, ठीक है। इसका एक यूज बता देता हूं। इसका यूज जो होता है इंसेक्टिसाइड्स के लिए। अब इंसेक्टिसाइड्स क्या है, इंसेक्टिसाइड मतलब होता है कीटनाशक, ठीक है। कीटनाशक मतलब कि जैसे कि आप देखें जो फसल होती है आपकी गेहूं की, धान की, तो उसमें जो पौधों को बचाने के लिए जो दवाइयां डाली जाती है वही क्या कहलाती है, हमारी इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये आपने देखा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा सेकंड नंबर पे आते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, यानी CHCl3 पर। तो हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और उसके साथ में हमें क्या लेना होता है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन, ठीक है। और एज ए कैटेलिस्ट क्या यूज होता है, सबसे मेन देखने की चीज ये है, क्या आयरन और आपका H2O यानी वाटर, ठीक है। तो क्या बन जाता है हमारा CHCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। इसकी थ्योरी आप क्या लिख सकते हैं, व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड react with concentrated hydrogen in the presence of iron and water then it gives ट्राईक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब ये आप लिख सकते हो थ्योरी में। इसके बाद एक चीज और, इसके यूजेस क्या क्या है। सबसे मेन चीज हमें यहां पर इस चैप्टर में क्या करना है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन उतनी इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं, हमें मेन
क्या इंपॉर्टेंट है, उसके यूजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं इसका यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका यूज है एज ए एनेस्थेटिक इन सर्जरी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एज ए एनेस्थेटिक इन सर्जरी। अब ये एनेस्थेटिक इन सर्जरी का मतलब क्या है कि जैसे जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन होते समय क्या होता है कि जो आप सुनते हैं ना कि किसी भी जगह इंजेक्शन लगा के उसका ऑपरेशन करना तो उसको सुन्न कर देते हैं जिसको कहते हैं, तो यही एनेस्थेटिक होता है। तो क्लोरोफॉर्म ही एनेस्थेटिक होता है जिसका हम यूज करते हैं सर्जरी के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड यूज क्या है, देखिए एज ए सॉल्वेंट इन वैक्स, रेसिन एंड आयोडीन। तो ये वैक्स और रेसिन जब इसको हम बनाते तो ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। सॉल्वेंट की तरह यूज होना मतलब कि जैसे कि एक सॉल्यूशन होता है तो एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, तो ये सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है और सॉल्यूट इसमें कुछ और मिलाया जाता है जिससे हमारा क्या वैक्स, रेसिन या फिर आयोडीन बनता है। ठीक है, अब तीसरा यूज हम देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा यूज है। आपने अपने लेबों में देखा होगा कि जो आपके लेब में स्पेसिमेंस रखे होते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन मतलब कि आप देखते हैं एक बॉटल के अंदर या फिर किसी कांच की ग्लास के अंदर आप देखेंगे कि एल्गी रखी हुई होती है, ऑक्टोपस देखेंगे, आप फ्रॉग देखेंगे, ये सब एक व्हाइट कलर के लिक्विड के अंदर रखे हुए होते हैं आप देखते हैं। तो वो जो लिक्विड है वही हमारा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। तो हम लिख लेते हैं यहां पे प्रिजर्वेशन ऑफ एनाटॉमी स्पेसिमेन। इसके बारे में मैंने बताया, लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक क्वेश्चन जो बहुत बार आपसे पूछा भी गया होगा और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ड इन ब्राउन और ब्लू कलर बॉटल एंड फुल्ली फिल्ड। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है उसको बॉटल के अंदर क्यों रखा जाता है और उसको फुल फिल करके क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा, अब मैं इसका आंसर बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप अपनी बॉटल का थोड़ा सा भी, जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म रखा और उसके ऊपर थोड़ा सा भी आपने उसको फुलफिल नहीं किया, अगर थोड़ा सा भी स्पेस बाकी हो गया, तो आपको पता है कि इस पूरे एटमॉस्फेयर में क्या है कि एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या होगा कि उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन रह जाएगी, आपको पता है कि हर जगह एयर है। ठीक है, तो जैसे ही उसको लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि वो ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, तो क्या होगा कि एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस बनेगी जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फिर हम उसको फॉस्जीन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिएक्शन के थ्रू बताता हूं आपको किस तरीके से ये होता है। तो जैसे आपका ये क्या है, CH Cl3 है। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीजन अगर बॉटल के अंदर हुआ, थोड़ी सी भी आपने जगह छोड़ी और लाइट के कांटेक्ट में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका फॉस्जीन जिसको हम बोलते हैं COCl2 प्लस 2HCl। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां पे भी 2 आ जाएगा, यहां पे भी 2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस गैस का क्या नाम है, फॉस्जीन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे तीसरे नंबर पे आते हैं आइडोफॉर्म यानी CHI3 पे। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं कि हमारा आइडोफॉर्म का यूज क्या क्या है। तो आइडोफॉर्म जो है किस तरीके से यूज आता है, आपका एंटीसेप्टिक की तरह यूज आता है। कैसे यूज आता है, किसके इलाज में यूज आता है, माइनर स्किन डिसीज। माइनर स्किन डिसीज मतलब कि जैसे आपके स्किन में छोटी फुंसी हो गई या कुछ हो गया, तो उस तरीके की चीजों को यानी उस तरीके की डिसीज को ठीक करने के लिए यहाँ पे आइडोफॉर्म का यूज होता है। ठीक है, अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं किस तरीके से हम आयोडोफॉर्म को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एल्कोहल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया एल्कोहल में, ये देखिए CH3CH2OH यानी कि मैंने इथाइल एल्कोहल ले लिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन में अगर I2 के साथ करवाऊं यानी आयोडीन के साथ करवाऊं, यहाँ पे क्या बनेगा देखिए आप, CH3CHO प्लस 2HI। अब ये हमारा क्या प्रोडक्ट बन चुका है, इसको हम बोलते हैं, आप बोल सकते हो इसको
एल्डिहाइड एक तरीके से ये। तो कौन सा एल्डिहाइड है ये? इथेनल है। जैसे कि ये हमारा क्या है? इथेनॉल है, क्योंकि एल्कोहल में OL लगता है, एल्डिहाइड में AL लगता है आखिरी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथेनल। और अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका ऐसा क्यों बोलते हैं, तो अगला चैप्टर जो है आपका एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब चीजों में आप कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा इसको क्यों बोलते हैं। ये इथेनल फिर से आयोडीन के साथ रिएक्ट कर लेता है। देखिए किस तरीके से। तो इस तरीके से रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या बन जाता है? CHOI3। ठीक है, अब मैंने I3 को बाद में लिख दिया, आप चाहे तो इस तरीके से लिख लीजिए इसको I3CHO, तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, और साथ में क्या बन जाता है? 3HI, इस तरीके से बिल्कुल, है ना। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे तो आपका ये आइडोफॉर्म तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हम इसकी रिएक्शन किसकी? I3CHO, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं KOH के साथ, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? CHI3 बन जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने 4th नंबर पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। तो देखते हैं 4th नंबर पे हमारा क्या है? CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कार्बन S2 मतलब कि कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं हमारे क्लोरीन के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है? CCl4। ठीक है, और उसके साथ क्या बनता है? S2Cl2। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो मतलब 6 क्लोरीन है। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 3 6 यानी 6 क्लोरीन हो गए, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपने क्या देखा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप चाहे तो यहाँ पर थ्योरी भी लिख सकते हैं कि व्हेन कार्बन डाई सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन देन इट गिव्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो ये माइनर मिस्टेक हो गई थी मुझसे, उसके लिए सॉरी। बट अब आगे देखते हैं इसके यूजेस पे। तो इसका यूजेस क्या है? आप सबसे पहले इसका यूज जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है CCl4 का। ठीक है, तो सबसे पहला क्या यूज है हमारा, इसको लिख लेते हैं हम, इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, उसका दूसरा यूज क्या है? इन ड्राई क्लीनिंग। अब आपने ड्राई क्लीनिंग तो कभी ना कभी करवाई होगी अपने कपड़ों की या फिर ब्लेजर्स की, तो इस तरीके से ड्राई क्लीनिंग में भी आपकी ये गैस यूज में आती है। ठीक है, इसके नंबर तीसरा देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को मैंने आपको इससे पहले जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बताई थी तो आपने देखा था कार्बन टेट्राक्लोराइड से हमारा क्या बना था? क्लोरोफॉर्म बना था। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि इसके बाद हम 4th नंबर पे देखते हैं एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। तो आप ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सब चीजें लेबोरेटरी में यूज होती है, तो एक यूज तो इनका है ही कि एज ए लेबोरेटरी एजेंट ये सब चीजें यूज होती हैं। तो ठीक है, इसमें लिख लेते हैं हम एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। तो ये हमने इसकी प्रिपरेशन देखी, इसके यूज देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5th नंबर पे, और 5th नंबर पे क्या है हमारा? फेरोन। फेरोन में देखते हैं सबसे पहले उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले ये किससे बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड से। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। तो इसकी रिएक्शन जब हम किससे करा देते हैं? आपकी SbF3 यानी कि बिस्मुथ ट्राई फ्लोराइड से, तो क्या बनता है आपका? फेरोन। ठीक है, SbCl3 प्लस CCl2F2। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं? एक नाम और है फेरोन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने CFCS पढ़ा ही होगा या आपने सुना ही होगा कि CFCS क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये CFCS आपने जो देखा, और एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें कैटेलिस्ट भी यूज होता है। कौन सा? SbCl5 भी इसमें कैटेलिस्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं कि हमारा क्या है? फेरोन। इसका हम एक यूज देखें तो यूज इन
रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, ये इसका यूज है। तो अब हम 6 नंबर पे क्या देखते हैं, डाइक्लोरोमीथेन की यूजेस। तो सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन जो है वो सबसे ज्यादा किस लिए यूज आता है, पेंट रिमूवर के काम में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग मतलब ये नहीं कि आप ड्रग की समझ लीजिए कि हीरोइन, मॉर्फिन, ये सब नहीं। ड्रग मतलब कि आपकी मेडिसिन के यूज में आता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर है, ये देखिए, यूजेस एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तो मेटल की क्लीनिंग के लिए भी ये काम में आता है, यानी कि मेटल को साफ करने के लिए, उसमें से रस्ट हटाने के लिए, इन सब चीजों को काम हटाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ये हमने इसके यूजेस देखे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे इंटेक्स क्वेश्चन 10.7 पे आते हैं, तो किस तरीके से इसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से बताने से पहले आपको मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने जब आपको SN2 या SN1 रिएक्शन जब बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो SN2 रिएक्शन है वो क्या होती है, प्राइमरी हेलाइड के लिए, यानी कि 1 डिग्री हेलाइड के लिए ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। 2 डिग्री हेलाइड के लिए उससे कम रिएक्टिव होती है, और 3 डिग्री हेलाइड के लिए उससे और कम होती है, ठीक है। तो ये SN2 का क्या था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी थी, ठीक है, इस तरीके से। एक चीज और बताना चाहता हूं, यहाँ पे आपको बार बार आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा हिस्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हिस्टेरिक हिंड्रेंस का कि जिस कंपाउंड का स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होता है वो उतना ही कम रिएक्टिव होता है। अब ये कम रिएक्टिव क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैं ये वाला बना रहा हूं कंपाउंड CH3 भैया मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, CH3Br। तो इस कंपाउंड में आप देखिए कि जो कार्बन एटम है, ठीक है, तो ये चारों तरफ से सराउंडेड है, ठीक है। और इससे भी अगर मैं खोल के और ज्यादा इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, ये देखिए। तो इस तरीके से बनेगा। तो ये जो आपको कार्बन दिख रहा है ये कैसे सराउंडेड पूरे हाइड्रोजन या इन सब से, तो क्या हो रहा है कि यहां पे अगर कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्ट होना चाहेगा तो वो इतनी आसानी से अंदर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यही होता है कि कोई भी कंपाउंड, जैसे कि कार्बन यहां पर है, ये बहुत सारे अपने सराउंडिंग एटम से कवर है, तो इससे क्या हो रहा है कि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ये हमारा कार्बन एटम है, ठीक है, ये वाला, यहां में रिएक्टिविटी होनी है, ठीक है। आप यहां पर हैं, ठीक है। अब इसके प्रोटेक्शन में एक लोग हैं, ठीक है, समझिए, आप एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो आपने क्या किया कि एक है तो आपने उसको मार दिया और आप कार्बन तक पहुंच गए। 2 लोग हुए तो आपने 2 को भी मार दिया, 3 लोग हुए तो 3 को भी मार दिया, आपने समझ लिया 3 लोगों तक को भी मार दिया और वहां तक आप पहुंच गए। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहूं कि 10 लोग हैं, तो आप अकेले 10 लोगों को कैसे हरा सकते हैं, उनको मार सकते हैं कार्बन तक पहुंचने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो हमने ये चीज आपको समझाई। अब हम आते हैं हमारे इंटेक्स क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले इंटेक्स क्वेश्चन पे है हमारा CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक है। तो ये आप देखिए, इन दोनों कंपाउंड में अगर आप देख के बता सकते हैं कि हमारा प्राइमरी हेलाइड कौन सा, सेकेंडरी हेलाइड कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि ये मैंने लिखा है, ये इस पूरे को अगर मैं R ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा RBr, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये देखिए यहां पे इस कार्बन एटम को आप देखिए, तो इससे क्या हो रहा है कि आप अगर बनाना चाहें इस कार्बन एटम के थ्रू, तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक CH3 है, यानी कि R जो है आपका CH3 है, और R डैश आपका क्या है, ये वाला है। तो यहाँ पे 2 हो रहे हैं, मतलब कि आपका कंपाउंड कैसा बनेगा, R डैश Br। तो ये क्या हो रहा है आपका सेकेंडरी हेलाइड है, आप समझिए। तो ये आपका सेकेंडरी हेलाइड है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये वाला
ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन। इस क्वेश्चन में हमें दिया ही है कि SN2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है। और स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप देखिए कि अगर मैं इस कंपाउंड को बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा। आप देखिए, मैं बना के आपको बताता हूं किस तरीके से। CH3 में आप देखिए यहाँ पे एक H लग जाएगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, इसको हटा देते। ये इस तरीके से आप बनेगा, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे Br लगेगा। तो इसमें रिएक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी इजी होगी। अब मैं इस वाले डायग्राम को आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसमें। तो जैसे आप इसमें देखिए, अब आप इसमें देखिए कि जो आपका ये वाला कार्बन एटम है कितने H से सराउंडेड, ये देखिए इससे भी सराउंडेड है, इन सब से सराउंडेड है, बिल्कुल बीच में। लेकिन यहाँ पे देखिए ये साइड में ये वाला जो आपको Br दिख रहा है यहाँ पे रिएक्ट होगा। बार बार ये चीज आप समझ रहे होंगे कि आप क्यों बार बार इसी हम कार्बन एटम की बात करते हैं जिसमें बार बार हमारा हेलोजन क्यों लगा हुआ है। तो ऐसा मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि यहाँ पे एक मार्कोनी काफ रूल लगता है, ठीक है। और वो क्या मार्कोनी काफ रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक या कोई भी चीज अगर उसमें अटैक करेगी, किसमें, कंपाउंड में, तो वो वहां पे जाके लगेगी न्यूक्लियोफिलिक जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि बार बार मैं इसी कार्बन की बात क्यों कर रहा हूं। मैं तो चाहूं इस कार्बन की भी बात कर दूं, इस कार्बन की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मार्कोनी काफ रूल भी लगता है। इसीलिए क्या होता है कि जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं उसी में जाके कोई भी कंपाउंड जुड़ता है। तो इसीलिए अब चाहे तो क्या जरूरी है कि बीच में जाके लगे, यहाँ पे भी लग सकता है। इसलिए ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन है, तो यहीं पे जाके हमारा कंपाउंड लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसकी जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि इंटेक्स क्वेश्चन के आगे की देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH Br CH3, ठीक है। और क्या है उसके साथ में, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के लिए, ये रिएक्टिव होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जा सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, यानी कि हमारा क्या है, 3 डिग्री हेलाइड है और ये हमारा 2 डिग्री हेलाइड है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि 2 डिग्री हेलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 रिएक्शन के लिए। और वही दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस आपको पता ही है। तो ठीक है, इसके बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि पहले मैंने आपको सारे बेसिक और इसलिए वो बता दिया आपको कि आप इनको देखें तो आपको फटाक से चीजें सॉल्व कर सकें। मैं क्या सोचता हूं कि सबसे पहले हम क्या करें कि बेसिक को क्लियर कर लें, उसके बाद ये चीजें तो आपसे ऑलरेडी बन जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। और यहाँ पे और में क्या है, CH3 CH2 CH CH2Br, और यहाँ पे सेकेंड में क्या लगा है हमारा CH3। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे एक चीज कि यहाँ पे जो हो रहा है ये दोनों ही हमारे क्या है, 2 डिग्री हेलाइड है, ठीक है, यानी सेकेंडरी हेलाइड है हमारे। तो दोनों में अब क्या हो रहा है कि SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट आता वही आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आपका ज्यादा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसका ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि जो हमारा रिएक्टिविटी है वो इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी कम होने के कारण क्या होगा कि ये SN2 रिएक्शन ये ज्यादा जल्दी करेगा। एक्सप्लेन योर आंसर भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो मैं उसकी भी आप एक चीज मैं और दिखा देता हूं आपको किस तरीके से होगा। ये देखिए, ये मैंने पूरा लिख के रखा है, आप इस चीज से आप पढ़ के और समझ सकते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, मैंने जो आप चीज इंटेक्स क्वेश्चन बताए या फिर मैंने इससे पहले जो आपको नोट्स बताए, तो उसका PDF जो है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा आगे आते हैं, और आगे कौन सा है, 10.8 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी PDF मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हमारा, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन।
तो फिर से मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि इसमें तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ किस तरीके से होगा। फिर से बता रहा हूँ कि इसके पहले वीडियो में बताया कि SN1 रिएक्शन जो है वो टर्शियरी हैलाइड के लिए ज्यादा जल्दी होती है, और सेकेंडरी के लिए तो वही, और प्राइमरी के लिए वही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिल्कुल रिवर्स है, किसके? SN2 रिएक्शन के रिवर्स है SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो कंपाउंड है आपका, ये यहाँ पे क्या होगा? कार्बन। यहाँ पे देखता हूँ, बता के बताता हूँ आपको। इस तरीके से आपका ये कंपाउंड है, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका कि 3 डिग्री हैलाइड है ना। तो 3 डिग्री हैलाइड है, इसका मतलब कि क्या होगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। और यहाँ पे एक्सप्लेन योर आंसर नहीं बोला है, तो ठीक है। उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है, इसमें भी आप देखिए क्या है, आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से। आपको जितने ज्यादा ये फोल्डेड दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे कार्बन एटम है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मैं पहले 4 बना लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये 5वें के ऊपर Cl लगा है, और एक आपका R लगा है, ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया आपका R डैश। तो कैसे बनेगा आप देखिए, इस तरीके से आपका बनेगा, है ना। तो ये आपका क्या है? सेकेंडरी हेलाइड है। तो आप यहाँ पे समझिए कि ये हमारा सेकेंडरी हेलाइड है, और ये हमारा प्राइमरी हेलाइड। प्राइमरी कैसे? क्योंकि इस कार्बन पे Cl लगा है, मतलब कि ये पूरा हमारा R है, R डैश यहाँ पे है नहीं। तो ये क्या होगा? हमारा सेकेंडरी हेलाइड। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब हम 10.9, जिसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? ABCDER एंड R डैश, इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पहले नंबर का बताता हूं कि किस तरीके से हम A और B को फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ये रिएक्शन विथ मेटल्स में बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि हमेशा मैग्नीशियम जो है वो हमेशा क्या करता है कि अंदर जाके फंस जाता है। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में ये चीज बता चुका है। तो यहाँ पे हमारा जब इसकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा, रिएक्शंस ऑफ मेटल में बताया था मैंने। तो आप देखिए किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। ये मेरी बेंजीन थोड़ी टेढ़ी बन गई है। Br प्लस Mg, जब इसकी रिएक्शन हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी तो हमारा क्या बनेगा? आप मैंने बताया था बीच में जाके फिक्स हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? MgBr, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? आप देखिए कि हमारी फिर से अगेन रिएक्शन हो रही H2O के साथ। तो हमारा B क्या बन जाएगा? ये हमने A फाइंड कर लिया, और हमारा B क्या बन जाएगा? जब H2O के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे देखने वाली चीजें कि क्या बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि एक H होता है और एक OH होता है, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। H में ये चीजें होती। तो क्या होगा कि H क्या करेगा कि इसको रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कि हेलोजन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो ये इसको होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? HBr और MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये आपका बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये अलग हो जाएगा। अब आप इसको सोच रहे हो कि ये हमारा बेंजीन है, नहीं, ये हमारा हेक्सेन है, ठीक है। तो हमारा बी क्या आएगा आंसर? आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें यहाँ पे सिंपली एक हेक्सेन मिल जाएगा। तो ये आपका बी हुआ आंसर, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड। तो यहाँ पे RBr तो मैं अगर R लू इस तरीके से CH3 CH3 और Br, ठीक है। ये जो आपका RBr दिख रहा है वो इस यही है, ये कंपाउंड आपका R है और ये हमारा Br है। ऐसा इसलिए हमने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि हमें इसको देख के भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हमने देख के ये लिया है कि R हमारा क्या है। तो जब ये होगा तो अगर हम इसकी ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है कि फिर से क्या होगा कि जो आपका Mg है वो बीच में फिक्स हो जाएगा। तो कैसे बनेगा आप देखिए, CH3 CH3 MgBr, ठीक है। सी है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा तीसरे पे जाते हैं, और हमें जिसमें क्या फाइंड करना है? R डैश फाइंड करना है, D फाइंड करना है, और E फाइंड करना है, ठीक है। बताता हूं, अभी जो आपको R डैश X दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं R डैश की जगह क्या ले लेता हूं? आप देखिए इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे Br आपको दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है? R डैश X को मैंने ये ले लिया। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं Mg से करा दूं, यानी कि Mg से करा दूं, तो आपको फिर वही जैसे पहले और दूसरे में, तो क्या आपके बन जाएगा? C ऊपर CH3 यहाँ पे भी आपका क्या होगा? CH3, और यहाँ पे आपका Br और Mg, यानी MgBr बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब फिर इसकी अगेन अगर H2O से करा दो तो फिर वही होगा आपका कि यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? CH
CH2CH3 CH3 CH3। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O से मैंने कराई तो इस तरीके से वही क्या हुआ कि Br ने क्या किया कि H ले लिया और Mg ने OH ले लिया, तो क्या हो गया कि MgOH बन गया और Br यानी HBr बन गया। तो ये हमारा क्या बन चुका, इस तरीके से। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उस चीज का PDF मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। मेक इजी लर्न इजी।